हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 जो कि है इंटर स्टेट रिलेशंस को करेंगे। कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया था एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जिसे आप सबने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जोनल काउंसिल्स आर करेक्ट। तो आप करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहला बोल रहा है कि दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या जोनल काउंसिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बता रखा है? तो कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारी जोनल काउंसिल है वो एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। वो एक्ट कौन सा था? तो अगर आपको याद हो तो वो था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, यानी जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 उसके थ्रू हमने जोनल काउंसिल्स को बनाया था। तो जोनल काउंसिल एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, देन आपको पता होगा कि जोनल काउंसिल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें तो स्टेटमेंट 1 आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि 5 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया था। नॉर्थ है, सेंट्रल जोनल काउंसिल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, सदर्न जोनल काउंसिल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है वो बेसिकली एक सेपरेट एक्ट के थ्रू बनाई गई है, वो इस 5 जोनल काउंसिल के अंदर शामिल नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड देखते हैं कि दे कोऑर्डिनेट करते रिलेशंस अमंग दी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी जितनी भी स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है। यानी अगर हम बात करें नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की तो नॉर्दर्न स्टेट्स में जो जो स्टेट्स आते हैं उन सबकी गवर्नमेंट वहाँ पे पार्ट लेगी। अगर उस पर्टिकुलर जोन में अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसकी यूनियन टेरिटरी की अगर कोई लेजिस्लेचर है तो वहाँ का गवर्नमेंट आएगी। अगर कोई लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे जोनल काउंसिल के अंदर पार्ट लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ हमने भी डिस्कस कर ही लिया है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। वो एक्ट क्या है, कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम्स वॉज इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया था? अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है कि इसको कब बनाया गया था तो आपको पता है 1990 में बनाया गया था। ठीक है, और बेसिकली सरकारी कमीशन जब आई थी तो वो भी इसी 90s 80s 90s के टाइप में आई थी। तो उसमें इसको बोला गया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाना है एंड देन उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने उसको फॉर्म भी किया था। तो अगर आपको इतना भी याद है कि 1990 में बनाई गई थी तो उस हिसाब से पता कर सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि है जनता दल लेड गवर्नमेंट इन 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल के कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर एंड इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो। यूनियन मिनिस्टर एंड इट इज़ नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो। होम मिनिस्टर एंड एक्स ऑफिशियो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि होम मिनिस्टर इज़ एक्स ऑफिशियो। यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जोनल काउंसिल का चेयरमैन भी बना दिया जाएगा। ठीक है, उसको चेयरमैन बनाने के लिए किसी की तरह ना ही नॉमिनेशन की ज़रूरत है, ना ही उसको कोई पर्टिकुलर इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे बैठाया जाएगा, नहीं, वो एक्स ऑफिशियो माना जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो बेसिकली बात करता है असर्शन एंड रीजन बताना है। पहले हम देखेंगे असर्शन, जहाँ बोला गया है कि आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिक्लेयर करता है कि ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स जो होता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आर्टिकल 301 कहता है। तो यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन हम रीज़न देखते हैं, द स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस विच डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो स्टेट इस तरीके से टैक्स को इम्पोज करे कि वो फ्रीडम जो है ट्रेड का कहीं ना कहीं उसको बेसिकली वॉलेट ना करें। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए एंड आर है वो इंडिविजुअली ट्रू है। बस अब चेक करना है हमें कि आर एक करेक्ट एक्सप्रेशन है, ए का ही नहीं। तो आप देख सकते हो एक बात कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 301 है वो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स को फ्री करने की बात कर रहा है, तो उससे स्टेट इम्पोज कर सकता है टैक्स जो कि ट्रेड को इफेक्ट नहीं करेगा। दोनों ही स्टेटमेंट काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, एंड इंटर स्टेट काउंसिल में भी स्टैब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जोनल काउंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, यानी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली फाइंड आउट करना है। पहला बोला जा रहा है कि द गवर्नर जो होते हैं स्टेट के में इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस इन रिलेशन टू एनी मैटर इन विच एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड, यानी जो स्टेट की जो एक्जीक्यूटिव पावर है उस पावर को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है गवर्नर। ठीक है, तो ये बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, गवर्नर डायरेक्टली दे सकता है? नो, डायरेक्टली नहीं दे सकता, उससे पहले से कंसेंट लेना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बाकी स्टेटमेंट्स भी हम चेक कर लेते हैं। बी में बोला गया कि गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉट इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
functions related to the matter in which the executive power state extend unless there is a consent of the government of India। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि गवर्नर जो है स्टेट का वो तब तक जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे सकता जब तक वो कंसेंट ना ले ले, तो बिना सहमति के वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को नहीं दे सकता। तो भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी है कि द ऑर्डर्स जो होते हैं सिविल कोड के वो इन्फोर्सेबल होते हैं इंटायर कंट्री। यस, कोई भी सिविल कोड कोई भी ऑर्डर दे तो हर एक स्टेट की जो भी जुडिशरी है उसे उस ऑर्डर को जो है फॉलो करना पड़ेगा और उसको अपने जजमेंट में अगर वो चाहती है उसे इंक्लूड करना तो कर सकती है। नेक्स्ट है फुल फेथ एंड क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू एवरी पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टेट। एंड जो हर एक स्टेट के द्वारा जो भी पब्लिक एक्ट पास किए जाते हैं, भले ही दूसरा स्टेट अगर चाहता है उसको मतलब एप्लीकेबल करना अपने स्टेट में तो कर सकता है। तो एप्लीकेबिलिटी में फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको भी वो एप्लीकेबल करना है, आपने उसे अप्लाई करना है अपने स्टेट में, बट आपको फुल फेथ और क्रेडिट तो दिखाने पड़ेगा। ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने वो एक्ट निकाला हो। तो आप देख सकते हैं जो बी सी डी है वो तीनों के तीनों जो है बेसिकली करेक्ट है। हमें बेसिकली फाउंड आउट करना था कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेवन्थ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके लिए अप्लाई नहीं करता, तो पब्लिक रिकॉर्ड के लिए करता है। येस, जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए भी करता है। एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन जो डिफरेंट कॉर्पोरेशन होते हैं क्या उनके द्वारा जो एक्ट निकाला जाता है क्या उसको भी बेसिकली फुल क्रेडिट और फेथ देना है, तो नो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ तीन ही चीज़ों के ऊपर फुल फेथ एंड क्रेडिट देने की बात की गई है। पहला है पब्लिक अकॉर्ड, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, देन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड तीसरा है पब्लिक एक्ट। तो सेवन्थ का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आपसे पूछा है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोला गया है कि कौन कौन से मेंबर्स जो होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में प्रेजेंट होते हैं। पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये सी होते हैं, बट इनके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, तो बी बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा ऑल दी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यानी जो भी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। तो ये क्या इनफ है? नो, इसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं। सी चेक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं और इसके अलावा ऑल दी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आपका करेक्ट है। डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, जहाँ बोला गया प्राइम मिनिस्टर होगा एंड लीडर ऑफ पोजिशन ऑफ लोकसभा एंड ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो। तो इस तरीके की चीज़ हमने नहीं देखी थी। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9 देखते हैं, जहाँ बोला गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है इनमें से किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जहाँ तक हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में कभी भी नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा इंटर स्टेट अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उस सबको वो बेसिकली सुन सकती है, बट वाटर से डिस्प्यूट को नहीं सुन सकती। तो पहला गलत हो जाएगा। बी यूनियन गवर्नमेंट ओनली, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या खुद से करेगी? नहीं करेगी। तो आंसर सी देखते हैं, ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। येस, कि पार्लियामेंट उससे पहले लॉ को निकालेगा, उस लॉ से ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाएगा, देन उस ट्रिब्यूनल के द्वारा उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सुना जाएगा और ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है फाइनल भी होता है, बाइंडिंग भी होता है। ठीक है, तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। डी भी चेक कर लेते हैं, जहाँ बोला गया स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। यहाँ बोला गया है कि इनमें से जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला है उसके बारे में आपको देखना है एंड आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। पहला बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है में बाय लॉ इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के केस में पार्लियामेंट चाहे तो लॉ पास करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड देखते हैं कि बिल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द स्टेट कैन नॉट बी मूव्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, पार्लियामेंट में इनेक्ट एनी लॉ गिविंग और ऑथराइज एनी डिस्क्रिमिनेशन टू डील विद द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये भी सही है कि अगर हमारी इंडियन टेरिटरी में किसी पार्ट में अगर मान लो किसी भी गुड्स की स्कार्सिटी हो जा रही है, कमी हो जा रही है, तो उस केस में वहाँ पे कुछ लॉ ला के उसके जो ट्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ चेक करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 जो कि है सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, जहाँ बोला गया है कि इनमें से कौन सी ड्यूटीज़ जो इंटर स्टेट काउंसिल की क्रिएट की गई थी अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ड्यूटी की बात की जा रही है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका मेन काम है कि इंक्वायरी करना इंक्वायरी करना, साथ साथ एडवाइस देना उन डिस्प्यूट के ऊपर जो डिस्प्यूट बेसिकली राइज हुए बिटवीन एंड अमंग द स्टेट्स के बीच में। तो यस, ये इसकी ड्यूटी है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है कि इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना सब्जेक्ट्स को इन विच सम और ऑल द स्टेट और द यूनियन एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये भी आपका ठीक है कि ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हो सेंट्रल स्टेट के बीच में, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। देन है मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन एक्शन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ये भी ठीक है कि उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर उन्हें रिकमेंडेशन देना कि कैसे और ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज और एक्शंस ला सकें।
फोर्थ बोला गया इंश्योरिंग दैट ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज पोस्टेड इन वेरियस स्टेट आर नॉट पनिश्ड बाय द जुडिशरी फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन। तो ये आपका गलत है, इस बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहला बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है मे बाय लॉ बना के प्रोवाइड करता है कि दैट नाइदर दी सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर वैली। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ निकाला, उस लॉ में बेसिकली बोला है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और अदर कोर्ट जो है ऐसे केसेस में जहाँ पे दो स्टेट्स के बीच में कोई भी वाटर का डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को जो है ना ही सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है ना ही अदर कोर्ट सुन सकती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, बोला गया रिवर बोर्ड एक्ट 1956 प्रोवाइड करता है फॉर रेफरेंस ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन बाय वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो नो, ही गलत है, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसने दो तरह के एक्ट निकाले थे। पहला निकाला था रिवर बोर्ड एक्ट 1956। उसका मेन काम ये था कि इस्टेब्लिशमेंट करना है रिवर बोर्ड्स को, ताकि रेगुलेट की जा सके, डेवलपमेंट की जा सके इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज़ का। और जो रिवर बोर्ड है उसको स्टैब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती हैं। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिस पर्टिकुलर स्टेट की वो गवर्नमेंट है जहाँ पे रिवर बोर्ड बनाना है, अगर वो एडवाइस करती है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रिवर बोर्ड बना सकती है। और रिवर बोर्ड का काम सिर्फ इतना होगा कि रेगुलेशन कैसे करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करना है इंटर स्टेट रिवर को, बस। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1956 में आया था, तो वो बेसिकली डायरेक्टली बात करता है कि किस तरीके से अगर मान लो दो स्टेट्स के बीच में वाटर का डिस्प्यूट है, तो उस केस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडॉक ट्रिब्यूनल्स बनाएगी, और वो ट्रिब्यूनल बेसिकली उस मैटर को सुनेगी और जल्दी से जल्दी अपनी डिसीजन प्रोवाइड करेगी। और डिसीजन जो लिया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा फाइनल भी होगा, बाइंडिंग भी होगा पार्टीज़ के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 12th है इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ऑप्शन ए ओनली 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 13th में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है दैट नो लॉ ऑफ अ स्टेट शैल इम्पोज, मतलब स्टेट का ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती जो इम्पोज करे या फिर ऑथराइज करे इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज, मतलब किस गुड की सेल परचेज में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। पहला दैट टेक प्लेस विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर कोई गुड्स और सर्विसेज उसकी स्टेट के अंदर से ओरिजिनेट हो रही है तो वहाँ पर तो लगा सकता है, तो ये स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 की बात करें, टेक प्लेस इन अ कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड, अगर कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो भी गुड्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर टेरिटरी के बाहर हो रहा है, तो उस केस में कोई भी स्टेट जो अपने यहाँ पे अपने लेजिस्लेचर के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं पास कर सकती जो किसी तरह का टैक्स इम्पोज करता हो उसके ऊपर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे पूछा है, दैट इज़ आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ ओनली 2। ठीक है, नहीं सेकंड जो स्टेटमेंट है वहाँ पे स्टेट जो इस तरह का कोई लॉ पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए आपकी ओनली मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको जो जोनल काउंसिल इंस्टीट्यूट स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। पहला बोला गया कि जोनल काउंसिल को स्टार्टअप किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी सेकंड स्टेटमेंट है कि जोनल काउंसिल डिस्कस करता है वेरियस इश्यूज़ के ऊपर जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, रिवर वाटर एंड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट। यस, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है दे इनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू कोऑपरेट इन इवॉल्विंग यूनिफॉर्म पॉलिसीज इन सोशल इकोनॉमिक मैटर्स। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ बोला गया था डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि मतलब सेंटर पे बाइंडिंग होगा और स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगा जो भी रिकमेंडेशंस या फिर डिसीजन जो जोनल काउंसिल्स के द्वारा लिया जाएगा, तो ये आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि बाइंडिंग कुछ नहीं होता। उनकी ड्यूटी है कि वो रिकमेंडेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उस रिकमेंडेशन को फॉलो कर भी सकती हो नहीं भी। तो करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे MCQs खत्म होते हैं, अब हम चलते हैं मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने दिए थे एंड एक एक करके अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल फॉर इंडियाज़ फेडरलिज्म, कि हमारे जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसमें इंटर स्टेट काउंसिल किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ऐसे कि जो हमारा इंडिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है, और किस तरह से सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेट करना पड़ेगा एंड डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हमने पावर्स और कुछ ऑटोनॉमी दी हमारे स्टेट्स को भी, सो दैट वो सेंटर के साथ कोऑपरेट करके काम कर सके। ठीक है, तो उस केस में जो इंटर स्टेट काउंसिल एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के आया जिसने फेडरलिज्म को ज़्यादा स्मूथ कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो इंटर स्टेट काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस थी वो बेसिकली सरकारी कमीशन से आई थी कि किस तरीके से सरकारी कमीशन ने और डिफरेंट अदर कमीशंस ने जो उससे पहले कमीशन आई थी उन सब ने रिकमेंड किया कि हमें इस तरह से इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को ज़्यादा स्मूथ करेगी और एक कॉमन बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगी जहाँ पर दोनों का ही कॉमन इंटरेस्ट हो।
देन आप देखोगे इंटर स्टेट काउंसिल को बेसिकली बनाया भी गया 1990 में अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको बना दिया गया, ठीक है। और इसने काफ़ी अच्छा जो है एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज़ को लाने में, ठीक है, और सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को स्मूदन करने में। देन आप लिख सकती हो कि जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली काउंसिल को जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एट एनी टाइम, जब भी उन्हें लगे कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में है वो चीज़, तो तब वो इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म कर सकते हैं। एंड जो भी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगी काउंसिल, तो उसका मेन चीज़ क्या, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है प्रेसिडेंट ही डिफाइन करेंगे कि भाई क्या क्या ड्यूटीज़ होगी काउंसिल की और किस तरीके से वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फिर अच्छे से कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। देन कुछ ड्यूटीज़ के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 263 के अंदर मेंशन किया गया, उन ड्यूटीज़ को आप लिख सकते हो। सबसे पहले कि वो इंक्वायरी करेंगे और एडवाइस करेंगे उन डिस्प्यूट्स के ऊपर जो बेसिकली स्टेट्स के बीच में राइज हुए हैं। सेकंड, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिस्कस करेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे स्टेट और सेंटर या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कॉमन इंटरेस्ट रखते हों। देन वो रिकमेंडेशंस देंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सो दैट एक बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ हो सके, ठीक है। एंड जो भी आप कह सकते हो काउंसिल ने जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं, जो भी एडवाइस दी हैं स्टेटेड, वो की तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्शन अंडर आर्टिकल 131 उसकी कॉम्प्लीमेंट्री उसे माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो काउंसिल का फंक्शन था टू इंक्वायरी करना या फिर एडवाइस करना इंटरस्टेट डिस्प्यूट के ऊपर, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से अंडर आर्टिकल 131। तो यहाँ पे आपको मैंने कल भी बताया था कि क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में जो अंडर आर्टिकल 131 देखने को मिलता है एंड काउंसिल का जो डिसीजन आता है उसमें। पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ लीगल कंट्रोवर्सीज जो होंगे बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट उनको डील करेगा, जबकि हमारा जो काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, वो लीगल और नॉन लीगल दोनों कंट्रोवर्सीज को डील करता है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हो कि जो कोर्ट होता है उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है पार्टीज़ के ऊपर, यानी स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। पर जो इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है कि वो उसको चाहे तो फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। देन आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको बेसिकली इसका नाम जो है इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल करने की बात की गई थी, बिकॉज आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी काउंसिल्स जो थी वो बनाई गई थी। तो इंटर स्टेट काउंसिल और जो अदर काउंसिल्स है जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात की थी हमने कल, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, देन 4 रीजनल काउंसिल है सेल्स टैक्स फॉर नदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न जोन्स। तो इनके लिए जो काउंसिल है और जो इंटर स्टेट काउंसिल है उनके बीच में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल को बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल का भी नाम दिया गया। फिर हम देखते हैं कि जो जनता दल गवर्नमेंट है अंडर दी वीपी सिंह, उन्होंने बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल को 1990 में बनाया था। देन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से इसके मेंबर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे एज अ चेयरमैन की तरह काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर्स और हर एक स्टेट्स के प्रेजेंट है। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ के जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। गवर्नर्स होंगे उन स्टेट के जहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा। इसके अलावा 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब लोग जो है किसके पार्ट होंगे, इंटर स्टेट काउंसिल के। इसके अलावा 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको नॉमिनेट किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बट ये एक तरह का परमानेंट इन्वाइटी की तरह काम करेंगे काउंसिल में। देन आप लिख सकते हो कि काउंसिल को जो है कम से कम बोला गया है कि साल में 3 बार तो एटलीस्ट मिलना है, और जो भी मीटिंग्स वो करेंगे उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और जो भी डिसीजन लेंगे कंसेंसस में लेना पड़ेगा, ठीक है। देन है इसको असिस्ट करने के लिए हम देखा था यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी काउंसिल की, जिसको सेटअप किया गया था 1996 में, सो दैट वो कंटिन्यूस कंसल्टेशन दें, प्रोसेसिंग करें उन मैटर के ऊपर जो काउंसिल ने कंसिडर करें, उन मैटर्स के ऊपर ध्यान दें। तो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल बनाई गई थी जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन की तरह थे, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और 9 चीफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। और इस काउंसिल को असिस्ट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था जिसका नाम था इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जिसको 1991 में बनाया गया था, और इसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अब हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट को एक और फंक्शन दे दिया गया था जोनल काउंसिल का भी, कब, 2011 में। तो ये हमने कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है जहाँ बोला गया है कि किस तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फेडरलिज्म को एनहेंस करने में। तो सबसे पहले आप रीज़न लिख सकते हैं कि क्यों हमें ज़रूरी है मतलब क्यों बेसिकली पहले तो हम जानते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल एंगल देखें तो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिश करना। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर देखें जहाँ पे किस तरीके से शेयर किया जाता है टैक्स को, फाइनेंस को, एक स्पेशल कैटेगरी होती है स्टेट को ज़रूरी होती है ताकि वो बेसिकली काम कर सकें। एंड क्योंकि टैक्सेस का जो पैसा आता है वो सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है अच्छे से, तो उस केस में जो भी इश्यूज़ आएंगे उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में भी आपको जो इंटर स्टेट काउंसिल हेल्प करेगी,
ठीक है। इसके अलावा हम सिक्योरिटी का एंगल लिख सकते हैं कि किस तरीके से अगर मान लो हमारे कंट्री में कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ आता है उसमें किस तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर अपनी जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको स्टेट में डिप्लॉय कर दे और फिर स्टेट को उससे कोई प्रॉब्लम हो। तो होना ये चाहिए था कि जो भी इशूज़ है, लाइक टेररिज्म है या फिर आपका नक्सलाइट इशूज़ है, तो उस इशूज़ में सेंटर और स्टेट दोनों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट दोनों मिलकर जो है उन सबको रिजॉल्व कर सके और सॉल्व कर सके। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, जहाँ पे दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे इस कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर जो दोनों अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कूलिंग चैम्बर की तरह ये काम करता है, ठीक है। सो दैट जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं उनके बारे में तो वहाँ पे वो इस जगह आके मिल के बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है वो है स्टेट को काफ़ी ज़्यादा चांस देता है कि वो कुछ पावर्स उनको यहाँ से मिल सकती हैं। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था कि किस तरीके से सरकारी कमीशंस ने रिकमेंडेशन दी थी कि स्टेट को भी कुछ पावर्स देनी ज़रूरी है जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सकें। तो इस केस में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे स्टेट के पास चांस है कि वो बार्गेन कर सकती है मोर पावर्स के लिए कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, ठीक है। थर्ड आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलिब्रेशन, यानी कि जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से इस्टेब्लिश किया गया था। तो काफ़ी अच्छा चांस है कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है ऐसे इश्यूज़ पे डिस्कशन कर सकता है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट को कोई भी कन्फ्लिक्ट लगता है। जैसे कि हम देखते हैं स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में कहासुनी होती है, ठीक है। क्योंकि स्टेट हमेशा इस बात से नाखुश होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में वहाँ पे सेंटर अपना लॉ बना रहे हैं, भले वो नेशनल इंटरेस्ट बना रहे हों या फिर यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए बना रहे हों। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं, वहाँ पे सेंटर का लॉ जो है प्रिवेल करता है। तो इस केस में काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस केस में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो इंटर स्टेट काउंसिल में जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है उन चीज़ों को सॉल्व करने में। साथ ही साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है स्टेट का, कि वो सेंटर पे इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाता, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए, नहीं कम करने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब दोनों ही गवर्नमेंट साथ में मिलकर बात करेंगी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बीच में। एंड इस तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करेंगी तो उतना ज़्यादा जो ट्रस्ट डेफिसिट उनका कम होता रहेगा और दोनों ही गवर्नमेंट जो आपस में ट्रस्ट करेंगी तो एक हारमोनी भी क्रिएट होगी और हमारा जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म बना रहेगा। बिकॉज फेडरलिज्म का मतलब यही है कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन होता है, दोनों अपने अपने स्फीयर में अच्छे से काम करें, ये ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ असिस्टेंस मांग सकती है सेंटर से, ठीक है। अगर मान लो स्टेट के पास कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं या फिर इतना फंड नहीं है कि वो अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी स्कीम्स है उसे इम्प्लीमेंट कर सके, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो चाहे तो सेंटर से इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कुछ ग्रांट्स के लिए, ताकि सेंटर अगर उन्हें ग्रांट्स देगा तो जाके जो है स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं सेंटर जो है कुछ अपना सपोर्ट भी दे पाएगा स्टेट्स को। कोई भी ऐसी नेशनल स्कीम्स या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जहाँ पे स्टेट को ज़रूरत है किसी गाइडेंस की, तो सेंटर उसको गाइड करने में भी हेल्प कर सकता है। देन आप लास्ट में लिख सकते हो कि जो हमारा नीति आयोग है और हमारी जो इंटर स्टेट काउंसिल है, दोनों का अगर देखें तो स्ट्रक्चर एक जैसा देखने को मिलेगा, बट डिफरेंस अगर देखें तो ये है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग उससे मिलती है तो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से वो काम कर सकती है और सेंटर स्टेट के रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर सकती है, ठीक है। तो सिंस हमारी जो कंट्री है काफ़ी वास्ट है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज पॉसिबल तभी हो सकता है जब सारी पार्टीज़ जो है कंट्री की वो आएँ, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इंकरेज करें उन्हें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और उस केस में हम कह सकते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वहाँ पे आपको हर एक स्टेट्स के हेड मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को, सेंटर के साथ बैठकर एक पॉसिबल सोल्यूशन जो एक बेटर सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। एंड इस तरीके से हर एक स्टेट जो होगा वो अपने अपने फील्ड में बेटर तरीके से काम करेगा, जो जनता है उसको बेसिकली फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल है उसने प्रूव किया है कि उसका जो रोल है काफ़ी सिग्निफिकेंट है एक इफेक्टिव फेडरलिज्म को लाने के लिए हमारे इंडिया में, और साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए हमारी कंट्री का। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली बात करता है कि आपको एनालाइज करना है द मैनर इन विच द डायनामिक्स ऑफ इंटर स्टेट एंड द सेंटर स्टेट रिलेशंस जो इफेक्ट करते हैं लार्ज ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो किस तरीके का उनका रिलेशन जो है इस सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे एनालाइज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे कि जो हमारा फेडरल सेटअप है जहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इस तरीके से सेटअप किया गया है कि यहाँ पे आपको कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे एज वेल एज डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो एसेंस होता है फेडरलिज्म का वो कहीं ना कहीं लाई करता है इन प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर। जब डिवीजन ऑफ पावर एक प्रॉपर तरीके से होती है दोनों कह सकते हैं गवर्नमेंट के बीच में, तो एक अच्छा सा फेडरलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है।
एंड इस तरीके से जो वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करते हैं कि एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलना चाहिए हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, एंड इस तरीके से एक एक्सक्लूसिव फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है हमारा फेडरलिज्म। देन आप बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैनर जहाँ पे आपको इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में किस तरीके से सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ में इफेक्ट दिखने को मिलता है, तो वो एक एक करके आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो हमारा होता है फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। क्योंकि जो बेसिकली फिस्कल यानी फाइनेंस से जो फेडरलिज्म होता है वहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, उसका जो फंक्शंस है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए इन रिसोर्सेज का, ठीक है। एंड ये जो फिस्कल इम्बैलेंसेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण जो आप कह सकते हैं कि जो मेजर रिसोर्सेज होते हैं वो किसके फेवर में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उन रिसोर्सेज को जो है बेसिकली स्टेट को दें, या फिर जो भी उसका जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स था डिस्ट्रीब्यूशन का वो कहीं ना कहीं हम होते हुए आपको दिखने को मिलता है। सिमिलर इन द केस ऑफ इंडिया फेडरलिज्म वेयर देयर इज अ मिसमैच ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे आप सेंटर की बात करो, स्टेट की बात करो, लोकल गवर्नमेंट की बात करो, इन तीनों लेयर ऑफ गवर्नमेंट में आपको जो है एक प्रॉपर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर के पास ज़्यादा है, फिर उसके पास उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्टेट अपने पास रख लेता है, एंड लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनके पास बहुत कम ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे वो फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी ट्रांसफ़र्स किया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट्स को, वो एक यूनियन फाइनेंस कमीशन के थ्रू होता है। जिस तरह से हम देखते हैं वो डिसाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन ने कितना पैसा जो है स्टेट्स को जाना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ बैठ के जो है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइड करते हैं कि जो भी इनकम टैक्स का पैसा किस तरीके से डिस्प्यूट होगा। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम करती है मनीज़ को ट्रांसफ़र करने में, जिसमें जो फाइनेंस कमीशन है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड सेंटर के द्वारा जो है आपको देखने को मिले ग्रांटेड एड प्रोवाइड की जाती है, यहाँ तक कि लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो अच्छे से फंक्शन कर सकें। देन आप बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरीके से जो स्टेट का डिपेंडेंस होता है सेंटर के ट्रांसफ़र के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि क्या स्टेट की कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को जनरेट करने में, ठीक है। अगर हम हाई इनकम स्टेट की बात करते हैं तो वो काफ़ी कम डिपेंडेंट होते हैं सेंटर के ऊपर, ठीक है। सिर्फ 1/4 से लेकर 1/6 रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर से लेते हैं। अगर हम मिडिल इनकम स्टेट की बात करें तो 1/3 से लेकर 1/5, ठीक है, 1/5 जो होते हैं रिसोर्सेज वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर जो लो इनकम स्टेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई रेंजिंग की हम बात करें तो वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज के डिपेंडेंट होते हैं सेंटर के ऊपर, जैसे 40 to 80% रिसोर्सेज जो है सेंटर पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स जहाँ पे उन्हें स्पेशल स्टेटस मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है ट्रांसफ़र करता है उन्हें, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 80 to 90% रेवेन्यू जो है उनके पास जाता है। फिर आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो एक लीस्ट डिपेंडेंट स्टेट है, सेंट्रल ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत कम डिपेंड करती हैं। उसके अलावा पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जो सेंटर के ऊपर जो है कम डिपेंडेंस है और अपने रिसोर्सेज को जनरेट करके अपने पैसों को बेसिकली रेवेन्यू को यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट आपने देखा था कि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था उसने किस तरीके से 32% से लेके 42% तक जो है रिसोर्सेज, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नेट प्रोसीड जो था सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का, उसको इंक्रीज़ कर दिया था। तो काफ़ी हाई जंप जो है देखने को मिला था 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में, जहाँ पे उसने पहले जो स्टेट्स को जो टैक्सेस का पैसा दिया जाता है वो 32% हुआ करता था, एंड उसने इंक्रीज़ करके 42% कर दिया था। देन आप लिख सकते हो कि जब से जीएसटीज़ काउंसिल बनी है तब से पार्टिसिपेशन जो है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रेम करने में किस तरीके से जीएसटीएस लॉज लाना है और कैसे हार्मोनाइजेशन बनाना है जीएसटी लॉज में अक्रॉस द कंट्री, की पूरी कंट्री में जो भी जीएसटी लॉज आएंगे वो हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर जो दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे से काम किया है। अब हम देखते हैं कुछ इश्यूज़ क्या क्या है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में। तो सबसे पहला इशू आप लिख सकते हो कि किस तरीके से जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत हम कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, बिकॉज उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेसिक सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करनी थी। एंड ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो सेंटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया इन टर्म्स ऑफ हाई रेवेन्यू पोटेंशियल, जो है सेंटर के पास हमेशा मतलब रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। वाइल अगर हम बात करें स्टेट्स की तो उसके पास बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? बिकॉज जो स्टेट है उसके पास एक तो इतना रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, ऊपर से हम जो फंक्शंस परफॉर्म करने, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के ऊपर कि वो एजुकेशन की फील्ड में भी काम करे, हेल्थ के फील्ड में भी, इकोनॉमिक हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सिक्योरिटी है, वेलफेयर भी करना है, तो उस केस में एक तो फंड की कमी है, ऊपर से इतने सारे काम हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी स्टेट में। तो दिस हैज़ इंक्रीज द वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस है, जो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। एंड जो हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस है ड्यू टू द डिफरेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट डिफरेंट परफॉर्म करता है। साउथ की बात करें तो वहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज अच्छा तो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, नॉर्थ की बात करें तो वो थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं।
तो एक वर्टिकल इम्बैलेंस तो हुआ है, पर जो हॉरिजॉन्टल फिस्कल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला, बिकॉज हर एक स्टेट की परफॉर्मेंस जो थी ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड, यानी जो रिफॉर्म आए थे 1991 के बाद, आप देख सकते हो तो हर एक स्टेट की जो परफॉर्मेंस थी वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। तो एज अ रिजल्ट इनइक्वालिटी देखने को मिली अक्रॉस द स्टेट, मतलब कुछ स्टेट ऐसे थे जो अमीर हैं, जो अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर इन फील्ड में काम कर पा रहे हैं, कुछ स्टेट ऐसे जो इतने गरीब है, जो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इकोनॉमिक हो, इन सब में इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में इश्यूज़ देखने को मिले। तो इसमें आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट में कि जब से हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बेसिकली पास किया हुआ है गवर्नमेंट ने, यानी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट इनेक्टमेंट एक्ट पास किया है, तब से हमारी जो सेंटर है, ठीक है, वो डायरेक्ट करती है स्टेट को कि किस तरीके से उन्हें अपनी पब्लिक फाइनेंसेस जो है उसको डिसिप्लिन में रखना है, उसे अच्छे से मैनेज करना है, एंड ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिव एसेट ऑफ द पुअर स्टेट, जो भी गरीब स्टेट है, उन्हें किस तरीके से अपने एसेट्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना है। तो इस केस में जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, एज रिजल्टेड इन द डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो उन्हें फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कहा गया था, जिसके कारण हम कह सकते हैं उनका जो शेयर था कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत सारे स्टेट्स से उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शासक मतलब ज़्यादा डिक्लाइन किसका हुआ, पर्टिकुलरली बैकवर्ड स्टेट्स का, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके पास फाइनेंशियल की इतनी कमी है। दूसरा, उन्हें फिस्कल को डिसिप्लिन रखने के लिए कहा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कारण उनका जो काफ़ी कम हो गया है। तो एज अ रिजल्ट दे आर मोर डिपेंडिंग अपॉन मार्केट बोरिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो मार्केट से जो पैसा उठाने पे जो है ज़्यादा निर्भर हो गई थी, एंड क्योंकि पैसा जब तक नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण कह सकते हैं जो सेंट्रल लोन्स था टू द स्टेट वो डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है, एज लेड टू द रिडक्शन ऑफ टेन्योर बट इंक्रीज द कॉस्ट, ठीक है। तो भले ही टेन्योर रिडक्शन हो गया बट कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिली। नेक्स्ट इशू आप लिख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसने स्कीम्स लाई थी किस तरीके से फिस्कल ट्रांसफर करना है ओवर द ईयर्स, ठीक है। एंड दिस सर्व एज अ डुअल ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा था कि इक्विटी भी करनी है और एफिशिएंसी भी लानी है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। एंड इंश्योर करना है कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड अमंग द स्टेट, एंड जिसके कारण क्या होगा, दिट विल लीड टू द इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी, जिसके कारण जो रीजनल डिस्पैरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और ये जो रीजनल डिस्पैरिटी थी दैट हैज़ बीन of formulating the horizontal devolution, ठीक है, across the state and given the varying taxable capacity across the state, और जो taxable capacity थी हर एक स्टेट की वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करने लग गई, एंड हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विद रिजिड कंपोनेंट्स लाइक सब्सिडी, पेंशन, सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट to dispute exclusively to the net deficit state even after the devolution of taxes and grant in aid, which is encouraging step particularly for the backward state। यानी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो हमेशा बैकवर्ड स्टेट्स के पास थी, बिकॉज उन्हें इतने सारे इशूज़ के ऊपर काम करना था, इतने सारे सेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऊपर से उनके पास इतना फाइनेंस नहीं था कि वो अच्छे से बेसिकली काम कर पाए। तो उसके कारण आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नेक्स्ट इश्यूज़ आप लिख सकते हो कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन और जोग्राफी जो है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बना दिया टैक्स को डेवल्यूशन करने का, एंड इसके कारण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे उनको बेसिकली उतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, और जो जोग्राफी है, पॉपुलेशन है, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर मान के काम किया गया। ये जो अप्रोच थी कहीं ना कहीं दैट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिला इन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम अमंग द स्टेट, बट देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिले इन दिस इंडिकेटर्स अमंग द स्टेट इन इंडिया, एंड कीपिंग दिस प्रॉब्लम इन व्यू मोर वेटेज दी गई किसको, डिस्टेंस को, यानी जो डिस्टेंस है एंड द इन्वर्स फार्मूला जो है, और किसके द्वारा किया गया था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। जो हाई वेटेज दिया गया वो ऐसे ही पॉपुलेशन को दिया गया, जो कहीं ना कहीं ऐसा का स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको हाई वेटेज दिया गया पैसे का, एंड इसी कारण जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स थे भले उनकी पॉपुलेशन कम हो बट वो क्योंकि अंडर डेवलप थे, जिनको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए था उनको ना मिल के ऐसे स्टेट्स को मिला जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिकॉज जो फाइनेंस कमीशन थे वो पॉपुलेशन जोग्राफी पर ज़्यादा जो है डिपेंड, उसको एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मान के चल रहे थे, ठीक है। एंड सेंट्रल प्लान असिस्टेंस जो था इज बीइंग गिवन टू द बेसिस ऑफ गार्डियल फार्मूला के बेसिस पे जो है सेंट्रल प्लान असिस्टेंस दिया जा रहा था। गार्डियल प्लान बेसिकली क्या कहता है कि चेंजेस हैज़ बीन मेड सिंस 90s, ठीक है, विच हैज़ टेक पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम, टैक्स एफर्ट एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स इनटू अकाउंट इसमें रखा गया, एंड जो क्राइटेरिया सच एज फिस्कल परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट, प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट, एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा ओवर द टाइम दैट हैज़ नॉट हेल्प्ड स्टेट बट डिफरेंशियल फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ को भी देखा गया, ठीक है, कि ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको आप कह सकते हो कि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता गया, और ऐसे स्टेट जो कि पॉपुलेशन कम है बट अंडर डेवलपमेंट है उनको उतना ट्रांसफ़र ऑफ मनी नहीं दिया गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी में हम देखने को मिलेगा देयर इज़ अ वाइड वेरिएंस देखने को मिलता है बेसिक सर्विसेज जो है जैसे एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लीडिंग टू
डिस्पैरिटी लेके आते हैं मेजर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जैसे लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पॉवर्टी रेशो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए जो हाईएस्ट जो IMR है पर 1000 बर्थ कैन बी सीन इन लोअर इनकम स्टेट्स में आपको देखने को मिला है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, यूपी है, असम है, राजस्थान है, ठीक है, वेयर इट हैज़ बीन बेटर इन मिडिल इनकम एंड हाई इनकम कंट्रीज़, ठीक है। तो यानी कि जो मिडिल इनकम एंड हाई इनकम स्टेट्स हैं उसके मुकाबले में जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, किसमें, IMR में, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। तो किस तरीके से आपको डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, रीजनल डिस्पैरिटी, वो आप देख सकते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ लाइक्स एक्सपेक्टेंसी एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में फ्यू स्टेट ही ऐसे थे जो अट्रैक्ट कर पाए इन्वेस्टमेंट को, बोथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी, एंड डू बेटर, और काफ़ी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगी तो अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड ड्यू टू मार्केट रिफॉर्म्स की वजह से एज वेल एज फिस्कल एबिलिटीज़ उनके पास इतनी अच्छी थी कि प्रोवाइड कर पाए इंसेंटिव्स एंड अदर यूटिलिटीज़ ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड में, वो अच्छे से काम कर पाए थे बिकॉज उनके पास अच्छे से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, चाहे वो डोमेस्टिकली आ रही हो या फॉरेन के थ्रू आ रही हो, ठीक है। तो भी जो भी सब्सटेंशियल चेंजेस इन सेक्टोरल ओरिजिन ऑफ इनकम विदाउट अप्रोप्रिएट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़ क्रिएट किया उसने काफ़ी ज़्यादा, कहाँ पे, स्टेट्स में भी और स्टेट्स विद इन स्टेट्स के अंदर भी, ठीक है। देयरफॉर जो रोल होता है सेंटर का, जो ट्रांसफ़र जो किया जाता है स्टेट को, यानी सेंटर जो भी पैसा ट्रांसफ़र करता है स्टेट को, तो वो रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एट अ सिमिलर रेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसका एक सिमिलर रेट ऑफ टैक्सेशन है, एंड इट सीम्स दैट द सेंटर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्स रिलेशंस जो हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द मेन ऑब्जेक्टिव, और सेंटर स्टेट के जो भी फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इतने सक्सेसफुल नहीं है कि वो मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके हमारे, ठीक है। तो दैट इज़ टू इंश्योर इक्वल प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इक्वल प्रोविजन लेके आएँ पब्लिक सर्विसेज में अक्रॉस द सब नेशनल गवर्नमेंट, जितनी भी सब नेशनल गवर्नमेंट है उस केस में, एंड रिड्यूस करें फिस्कल इम्बैलेंसेस, यानी जो फिस्कल इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है जहाँ पे सेंटर इस तरीके से रिसोर्सेज को या फिर फाइनेंसेस को एलोकेट कर रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना यहाँ पर ज़रूरी है। एंड लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से कि ओवरऑल जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं टुवर्ड्स द फुल फ्लेश्ड फेडरेशन बनाने के लिए, इंडिया कंटिन्यू टू हैव ग्रेटर वर्टिकल या फिस्कल इम्बैलेंसेस इंडिया में देखने को मिलता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। जो भी वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंसेस है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड जो हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंसेस है अक्रॉस द लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ इवॉल्व अ नोबल काइंड ऑफ फेडरेशन को इंडिया को इन्वॉल्व करना है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द एक्सेप्टेड नोशन ऑफ फेडरेशन, बिकॉज हर कंट्री में जो फेडरेशन है उससे इंडिया का जो फेडरेशन है काफ़ी अलग है। इस बात को समझ के इंडिया को इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, एंड जो भी इवॉल्व इंडियन फेडरेशन होगा इज़ वेरी यूनिक होगा इन करेक्टर में, एंड जो यूनियन और स्टेट का रिलेशनशिप होगा हैज़ ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ओवर द ईयर्स, ठीक है। एंड द राइजिंग इनइक्वालिटीज़ जो देखने को मिल रही है इन एन इंक्रीजिंग मार्केट इकॉनमी डिमांड साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है फॉर फिजिकल ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट, ठीक है। तो जिस तरीके से इनक्वालिटी बढ़ रही है, मार्केट इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो एक साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करना ज़रूरी है जब भी फाइनेंशियस जो भी फाइनेंस है, जो भी पैसे है, जब भी वो सेंटर स्टेट को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा, तो एक साइंटिफिक अप्रोच को लेकर वो काम करें, ठीक है। सो दैट द ऑब्जेक्टिव जो है फिजिकल फेडरलिज्म का वो इक्वल हो सके, एंड जो प्रोविजन है प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड अक्रॉस द स्टेट वो इंश्योर हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ बोला गया है क्रिटिकली इवेल्युएट करना है आपको रोल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले लिख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी है और एडवाइजरी बॉडी है जिसे बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत, और ये इफेक्ट में कब आई थी, नवंबर 1972 को आ गई थी, ठीक है। एंड इसके हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में दिखेंगे, एंड 8 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के वो बेसिकली इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पार्ट है। पहला आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, देन आपका असम हो जाएगा, देन इसके अलावा मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम है। तो ये सारे के सारे मेंबर्स हैं इस काउंसिल के, एंड जो भी रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स है, गवर्नर है जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको, वो इसका पार्ट है। सिक्किम को बेसिकली ऐड किया गया था इस काउंसिल में 2002 के अंदर। हेडक्वार्टर जो होगा काउंसिल का वो आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा, और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये बेसिकली काम करता है तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे डोनर भी बोला जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसका रोल क्या होता है, तो काउंसिल को इनिशियली सेटअप किया गया था एज ए एडवाइजरी बॉडी की तरह कि बस एडवाइस करेगी, बट नाउ ये सेंक्शन करती है एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी सिंस 2002, एंड 2002 से इसका काम एडवाइजरी बॉडी से साथ साथ एक रीजनल प्लानिंग बॉडी भी हो गया, यानी उस पर्टिकुलर रीजन है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें किस तरीके से प्लान्स लाने हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करना है, वो काम जो है अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दे दिया गया है।
दे नाउ डिस्कस एनी मैटर इन विच द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी जितने भी 8 स्टेट हैं, इन 8 स्टेट्स के बीच में जो भी कॉमन इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट्स होंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ये बातचीत करेगा और अपने डिसीजन को देगा। एंड साथ ही साथ जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल डिसाइड करती है कि क्या एक्शन लेना है, ठीक है, उन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर जिसमें कोई भी इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दिस वाज डन सो एज टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ऑफ द स्टेट, ठीक है। और ये जो फंक्शन दिया गया है इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन स्टेट्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर की जाए। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करे मीडिएशन इन इवेंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट, और जो भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है उस केस में ये अपनी मीडिएशन का भी रोल प्ले करे, यानी दोनों के बीच में सलाह करवाने का काम करे। फंडिंग की बात करें तो काउंसिल को मेनली फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है। देन है इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो स्पेंड किए गए हैं, 47% का जो पैसा जो था इसका उसने स्पेंड किया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने अपना पैसा लगाया है। 14% पैसा उसने एग्रीकल्चर पे लगाया, 11% ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, देन एजुकेशन में, 9% पावर इलेक्ट्रिसिटी में, 4% हेल्थ में, 3% टूरिज्म में, 3% इंडस्ट्रीज़ में। तो ये आपका 2017 का डाटा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस काउंसिल ने कैसे उस पैसों को इन सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट ला सके। एंड काउंसिल हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल अचीवमेंट भी देखने को मिली, ऐसा नहीं कि उसने कुछ अचीव नहीं किया, काफ़ी अच्छा उसने अचीव किया है, मोस्टली इन द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आप देख सकते हो कितने पहाड़ों में वहाँ पे घर हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, जिसको उसने अच्छे से पूरा किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। हाईवेज़ बनाने, ब्रिजेस बनाना, जो कहीं ना कहीं उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब हमारा एरिया, जब वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो आप सोच सकते हो कि कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से कितनी चीज़ें जो है वहाँ पे चेंज आती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के सोर्सेज जो है कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इकॉनमी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे हाईवे ब्रिजेस बनाए गए, ठीक है, एंड कुछ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारे अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। इसके अलावा आप कुछ डाटाज भी इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, जैसे कि कम से कम 10,500 किलोमीटर्स की रोड को बनाया है, 695 मेगावाट पावर प्लांट्स उसने इंस्टॉल किए हैं, कंस्ट्रक्शन किया है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइंस का, इंप्रूवमेंट लाए इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 5 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं, जो ठीक है, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करी है। साथ साथ न्यू एयरपोर्ट्स को बनाया है तेजू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा मेजर लाइवलीहुड प्रोग्राम हैज़ ट्रांसफर द लाइफ ऑफ ओवर 12 लाख वुमेन की आपको देखने को मिला है, किस तरीके से वुमेन्स को जो है इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको रोज़गार दिया है ताकि वो भी अपने लिए अच्छे से काम कर सकें और अपनी जो भी लाइवलीहुड है उसको अच्छे से चला सकें। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर की तरह जो है उन्होंने बेसिकली आइडेंटिफाई किया है, जैसे बैम्बू हो गया, पिगरी, रीजनल टूरिज्म को बढ़ाना है, हायर एजुकेशन करनी है, टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर्स को ओपन करने हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट लाइक इंटरवेंशन करनी है, बैकवर्ड एरियाज़ जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना है, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस करनी है, सर्वे इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो इन एरिया को उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर की तरह रखा, उस पर उन्होंने काम करना है। दिस इन्फॉर्मेशन और ये सारे डाटाज़ जो है मैंने बेसिकली पीआईबी से उठाए हैं। अगर ये डाटाज़ चाहिए होंगे तो आप पीआईबी में जाके जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे डाटा को इंक्लूड कर सकते हो और इससे अच्छे से बेसिकली अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ बोला गया है कि हाउ डज़ द इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट। देखो अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था किस तरह से इंटर स्टेट काउंसिल जो है फेडरलिज्म को बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो फेडरलिज्म क्या है, बेसिकली सेंट्रल स्टेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन करना, उनके रिलेशंस को जो और ज़्यादा स्मूदन करना, सो दैट वो अच्छे से काम कर सके। तो आप कह सकते हो जो फोर्थ क्वेश्चन है सिमिलर उसी की तरह के हैं, बट इसका बस फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की जा रही थी और यहाँ पे आपको किस तरीके से स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका देखोगे आंसर सेम रहने वाला है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टाइम से हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।